होगी। अब हमें पढ़ना है रेस्पिरेटरी बैलेंस। अब हम ये पॉसिबल है कि हम कैलकुलेशन करें कि कितने एटीपी का नेट गेन हुआ है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन। जो हम पढ़ के 36 से 38 से एटीपी मॉलिक्यूल्स हमें प्राप्त होते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से शटल सिस्टम के हिसाब से 36 और 38। लेकिन रियलिटी में ये केवल एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है। जैसे आगे ने कहा कि थ्योरेटिकल एक्सरसाइज थ्योरी तो बना सकते हो, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता? कि जो कैलकुलेशन हम बनाते हैं या जो हमने बताया कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी बने उससे 6 एटीपी बन जाएंगे, 2 एटीपी का नेट गेन होता है एसएलपी से। फिर ऐसे टाइम कोई जाएंगे कि बनते समय 2 एटीपी पर एक मॉलिक्यूल से एक तो 2 से 2 बन जाते हैं। तो ये जो हम सब चीजें समझ रहे हैं या हम उन्हें लिख रहे हैं वो एक assumption है कि भाई ऐसा हुआ, पहले ग्लाइकोलाइसिस के बाद रिएक्शन के बाद बैड साइकिल और बैड साइकिल के बाद पीटीएस हुआ, यहाँ से एटीपी बने। लेकिन सबसे पहली बात है आप याद रखो कि ये सब एक क्रम से होने वाली चीजें नहीं है, साइमल्टेनियसली सब चलते हैं। क्यों? जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सबसे पहले आया होगा उसका तो ग्लाइकोलाइसिस होकर वो बैड साइकिल में चला गया होगा। जब वो बैड साइकिल में गया होगा तब दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हुआ होगा। कई सारे मॉलिक्यूल्स एक ही मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप जितनी ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म करोगे, प्लांट जितनी ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो ज्यादा एक्टिविटी खर्च होगी। फ्लावरिंग हो रही है, अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही है नॉर्मल फेज के लिए। काम जितना ज्यादा काम उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, उतना ज्यादा ग्लूकोज चाहिए। तो जो हो सकता है कि चाहे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ऑक्सीडेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बने वो न्यूक्लियस में काम कर रहे हो और उस समय कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन चल रहा है, कुछ मॉलिक्यूल ब्रेड साइकिल में हो। ऐसा तो नहीं होता ना, पहले ग्लाइकोलाइसिस होगी फिर वो जब खत्म हो जाएगी फिर ब्रेड साइकिल स्टार्ट होगी, फिर जब ब्रेड साइकिल मतलब रिएक्शन होगी फिर रिएक्शन खत्म होने के बाद ब्रेड साइकिल हो, ब्रेड साइकिल के बाद फिर जब ब्रेड साइकिल खत्म हो गई क्यों इतनी देर में बहुत टाइम लग जाएगा। एनर्जी चाहिए इंस्टेंट चाहिए, तो वहाँ क्या होता है कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। उधर से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस आते जाते हैं, उधर एटीएस चलता रहता है, उधर से फिर दोबारा से एक घंटा साइमल्टेनियसली पहले। अब 4 assumption आज से आपने कि जिनके आधार पर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि इतने मॉलिक्यूल बनते हैं। assumption का मतलब आप समझ लो क्या होता है, जो सही नहीं है मान लीजिए, जो नॉर्मल नहीं हुआ हमारी बॉडी में वो हो नहीं रहा है या प्लांट की बॉडी में वो हो नहीं रहा है, उसके अलावा जो भी चल रहा है जो हम सोच रहे हैं वो तो हो रहा है, लेकिन जैसा हमने सोचा कि इसके बाद ये इसके बाद ये इसके बाद ऐसा नहीं होता। पहला assumption मैंने कहा एक सीक्वेंशियली ऑर्डर की पाथवे फंक्शन करता है विद वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द नेक्स्ट इन ग्लाइकोलाइसिस टीसीए साइकिल पीटीएस पाथवे वन आफ्टर। यानी सबसे पहले उन्होंने कहा कि ऐसा होगा कि ग्लाइकोलाइसिस होगी, ग्लाइकोलाइसिस के बाद लिंक रिएक्शन होगी, लिंक रिएक्शन के बाद ब्रेड साइकिल होगा, उसके बाद पीटीएस, उसके बाद फिर बॉडी में यूज होगी है सीक्वेंसली क्रम होता है। इसके बाद ये इसके बाद ये इसके बाद अब ये प्रोसेस है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पहले ये खत्म होगा फिर ये हो, फिर ये खत्म होगा फिर ये हो, ये खत्म होगा ये हो, फिर ये होगा। इसका मतलब all these processes occur simultaneously। ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हुई, जो मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो गए वो आगे का बढ़ते जाते हैं, पीछे से दूसरे मॉलिक्यूल आते जाते हैं, तो कंटिन्यूअसली चल रहा है। इसका मतलब हमने ये नहीं माने कि सही होगा, उस समय हर जगह रिएक्शन हो गई। दूसरी बात हमने कहा कि NADH
प्लस H प्लस जो बना है वो ग्लाइकोलाइसिस में वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया में, होता ही, और उसके बाद ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। लेकिन ऐसा हमेशा यही हो ये सही नहीं, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन यही होता है कि गलत है, दोनों अंतर है। जैसे जब ग्लूकोज से क्या बनेगा, आयरन बनेगा, इसमें ग्लाइकोलाइसिस, ये बात ठीक है। और इसके दौरान यहाँ पर NaDH प्लस H प्लस बनेगा, NaDH बनेगा। अब ये नॉर्मली क्या होगा, हम कह रहे हैं कि कहा जाता है NaDH ETS डायलिसिस, मतलब ETS में जाएगा, ETS में जाएगा, एनर्जी बनाएगा, ठीक बात है, ये बात तो सही है। लेकिन ये NaDH जो है वो दो शक्ल से जाता है, इससे एस्पार्टिक शक्ल और दूसरा डिसॉल्व फॉस्फेट शक्ल, ठीक है। तब ये दोनों ETS में जाते हैं, किसी भी प्रोसेस में जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 या 6 एलिमेंट, अब हमने कहा 38 डिग्री, लेकिन जब वो दूसरे वाले पाथ में जाएगा तो 38 थोड़ी करेगा, 36 बनेगा। जब मैंने कहा 36 तक दूसरे वाले पाथ में जाएगा 38 बनेगा, तो आपकी कैलकुलेशन जो थी वो डिस्टर्ब होगी। 38 की मैं तो आपको बताया 36 या 38, लेकिन अगर आप सिंपल एजम्पशन करोगे NaDH से एक मॉलिक्यूल से 3 बनते हैं, तो आप समझोगे कि 38 बनेगा। 12 मॉलिक्यूल के हर लाइफ साइकिल में 24 हो गए, 3 × 6 लिंक रिएक्शन, 3 × 6 ग्लाइकोलाइसिस पर 200 तो अब सिंपल नहीं है, 2 प्रकार की शक्ल है, उनके हिसाब से घट और बढ़ रहा है, या बड़े लोग को अपने मन में रखते समय घट गया, तो एग्जैक्ट नहीं होगा। तो वो ये कहना चाहता है कि ये पाथवे अगर ऐसे चल गया तो उसका जो आपका ATP काउंट है वो डिस्टर्ब हो गया, बैलेंस हो गया, चेंज हो गया। दूसरी बात, जो NaDH2 है वो खाली यही यूज हो, ये भी गलत है, ये किसी और प्रोसेस में भी यूज होता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल। जैसे NaDH2 जो होता है वो अदर केमिकल रिएक्शन में भी यूज करता है। अब इसका मतलब जब NaDH वहां यूज हो गया ग्लाइकोलाइसिस का फॉर एग्जांपल, तो केस में पहुंचेगी, मैंने कहा 2 बने और 2 के 2 यूज हो गए फॉर एग्जांपल, क्यों, सेल में एनर्जी बनाने के लिए और भी प्रोसेस चल रहा है, ग्लाइकोलाइसिस के अलावा एरोबिक रेस्पिरेशन, इसके नहीं भी गए तो क्या एनर्जी नहीं बनेगी, बनेगी, कम बनेगी। अगर NaDH2 जो बने हैं ग्लाइकोलाइसिस में वो ETS में ना जाए, किसी और काम में लग गए, तो क्या सेल बन जाएगी, क्यों, तो 6 ATP जो काम हुए, अगर दोनों लग गए, एक लगा तो 3 का हो। लेकिन जो क्रैब साइकिल पे बनेगा और NaDH2 बन रहे हैं, लिंक रिएक्शन तो बन रहे हैं, जब बन रहे हैं तो वो चले जाएंगे कि सब मजा हुआ, या लिंक रिएक्शन वाले भी चलेंगे, चलो वाला ज्यादा जरूरत है NaDH2 नहीं बन देंगे, क्योंकि क्रैब साइकिल बनेगा। मैं कहा क्रैब साइकिल के चलेंगे सारे, तो ग्लाइकोलाइसिस बनेगा, लिंक रिएक्शन वाले चलेंगे। एनर्जी कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी सेल में वो कंपाउंड जो है इस तरह इमीडिएटली चाहिए। इसका मतलब जो हमने नॉर्मल माना कि NaDH2 ग्लाइकोलाइसिस बनता वो भी जाता है, ऐसा नहीं होता। वो किसी भी NaDH2 कहीं से बना हुआ किसी और कंपाउंड के बनाने में यूज हो सकता है। मेटाबॉलिज्म में यही तो है, ये नॉर्मली ऐसे चल रहा है कि वो वापस रिवर्स किसी और चीज में चला जाए। इसके बाद तब आपकी काउंटिंग जो है फिर गड़बड़ा जाएगी, 36 और 38। थर्ड वन वो कह रहा है कि कोई भी इंटरमीडिएट किसी और चीज को बनाने में यूज होगा, मतलब कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस से पहले पायरोलिसिस बना, ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोल 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फिर DHAP, TGL, PGL के 2 मॉलिक्यूल, फिर 3PG 1 3 बिस्फास्फोलिक एसिड 1 3 बिस्फास्फोलिक एसिड 3 फास्फोलिक एसिड, फिर 2 फास्फोलिक एसिड और फास्फोइल नॉन पायरुवेट, और उसके बाद फिर पायरुवेट। उसके बाद वो कहा फिर उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम में से फिर वही
ऑक्सीजन सक्सिनिक एसिड, सॉरी सक्सिनिक और सिट्रिक एसिड से फिर वो सिस एक्वानिटिक एसिड से होता हुआ यही प्रोसेस चलता हुआ लास्ट होता है। वो कह रहा है ये सब लगातार कंटिन्यू यही चलता है बस। लेकिन हमने भी एमफिबॉलिज्म में क्या पढ़ा कि OAS में यूज हो गया, DHAP किसी और चीज में यूज हो गया, PGL किसी और में यूज हो गया अकॉर्डिंग टू द ये असम्पशन भी गलत है। तो हुई नहीं हुई, मेरा सिंपल यही होना होगा ठीक है बात, लेकिन ऐसा नहीं होता। असम्पशन माना मतलब ऐसे भाई वैसे भी आप सोचो करा क्यों भाई, कुछ ना कुछ तो आइडिया चाहिए हमें कि सेल में ग्लूकोज यूज हो रहा है, ग्लूकोज यूज होने के बाद कितनी एटीपी बनती है, कितनी एनर्जी बनती है, कहीं से कहीं पर नजर लगाओगे तो उसके लिए क्या करोगे कि भाई ये रिएक्शन ऐसे ही होती है। अगर आप कहने लगोगे ये ऐसा तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि भाई ऐसा होती है नॉर्मली, लेकिन ऐसे भी जा सकती है। देखो भाई अब एक काम करो, पहले कंपाउंड से तीसरे कंपाउंड के बाद ऐसा निकल गया, अब ये क्यों यार, अगर ये नहीं गया तो एनर्जी कितनी कम हो जाएगी। एनर्जी की बात करी हमने कहा कि भाई पहले एनर्जी बनते हैं, फिर सबस्ट्रेट बनता है, उसके बाद एनर्जी का बनते हैं रिंग रिएक्शन है, फिर एनर्जी को एनर्जी का बनते हैं ग्राफ सेटल, ये सब मिलकर एक ही बात है। तो आपको भी समझ में आ गई और जो पढ़ेगा उसको भी समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई एनर्जी ग्लाइकोलाइसिस से निकलकर कहीं और चले जाते हैं, अब आप क्या करोगे जी, फिर आप नजर लगाओगे कि भाई अगर एक गया तो 3 कम बनेंगे, यूज होने में 2 गए 6 कम बनेंगे, ये लिंक रिएक्शन में भी एक बार और चला गया वो भी कम हो गया। अंदाजा लगाना होगा आपके 10-15 ले इस चीज का, इससे बढ़िया अंदाजा लगाने के लिए सही हो गया कि भाई ऐसे ही होता है। असम्पशन वहां के लिए तो ठीक है, लेकिन ऐसा ही होता है ये नहीं। तो ये तो एमफिबॉलिज्म से पहले पढ़ा है एनसीईआरटी में, बाद में लिखा हुआ मैंने पहले पढ़ा। तो एम्फिबॉलिज्म का मतलब ये है कि जो नॉर्मल बात है उससे अलग रखी हुई चीजें। चौथी बात, ओनली ग्लूकोज रेस्पिरेटरी पाथवे में यूज होता है। चौथा असम्पशन ये गलती पढ़ रहे हैं। पहले मोस्ट प्रिफर्ड कार्बोहाइड्रेट में मोस्ट प्रिफर्ड ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज ही यूज होता है, फ्रक्टोज भी यूज होता है, सुक्रोज भी यूज हो सकता है, स्टार्च भी यूज हो सकता है, फैट भी यूज हो सकता है। वो आता है फैट्स फैटी एसिड में ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होने के बाद यूज होगा, प्रोटीन यूज हो सकता है, कुछ स्टार्च में कुछ ऑर्गेनिक एसिड भी यूज हो सकते हैं। तो हम ये कहें कि केवल ग्लूकोज होते हैं निकलते हैं, इसका मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सी गलत है, कौन सी सही है। इसमें से 3 लिख देंगे और चौथी मैंने लिख दिया कि एक प्लांट से 36 तीन assumption की तीनों गलत है, तो आपसे इसमें पूछ सकता कौन सा सही है, 36 सही है, या वो आपसे 3 सही लिख के भेजे कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी का सबस्ट्रेट लेवल पर गेन होता है, ग्लाइकोलाइसिस में 4 एटीपी कुल बनते हैं। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 36 और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स का गेन होता है। और चौथा उसने लिख दिया कि केवल ग्लूकोज ऐसा है जो रेस्पिरेटरी पाथवे में यूज होता है। असम्पशन ए लिख दिया, असम्पशन बी लिख दिया, जो दूसरी चौथी असम्पशन के बाद नन ऑफ द इंटरमीडिएट पाथवे में यूज नहीं होती। ये चौथा चारों में से कोई सी असम्पशन क्यों गलत है, तो ऐसा नहीं है कि वो गलत नहीं है, वो गलत है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा गलत है, तो असम्पशन का वाला गलत होगा। इनमें से वो पूछे 3 ये देखे कि कौन सा सही है, तो असम्पशन के अलावा जो होंगे वो सही होगा। ये वाली बात आती है, बात की दिक्कत तो नहीं। एनर्जी एफिशिएंसी बताई नहीं बताई, एनर्जी एफिशिएंसी समझो, एक एटीपी का मॉलिक्यूल आपको देता है 8.1 किलो कैलोरी एनर्जी। जब हम रिएक्शन पढ़ते हैं C6H12O6 + 6O2 gives 6 CO2 + 6 H2O gives +686 किलो कैलोरी पढ़ते हैं। इसका मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से हमें 686 किलो कैलोरी प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन प्राप्त नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं होता अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, रैंडमनेस से होती है। ये सिस्टम भी कोई काम कंप्लीट नहीं कर सकता। हमारी बॉडी में ओपन सिस्टम बाहर से लेती चीज होती है, तो अगर हमारी बॉडी या प्लांट की बॉडी में भी ओपन सिस्टम है, तो क्या वो कंप्लीट इतनी करेगा?
36 ATP बनते हैं, तब कितनी एनर्जी बनेगी 8.1 into 36 कितने होंगे टोटल 291.6। ठीक बात। अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं तो 686 into 100 कितनी आ जाएगी 42 के आसपास आएगी। ठीक है 505। ठीक बात। लेकिन अगर 38 ATP बनते हैं तब कितने जाएगी 8.1 307.8 और परसेंटेज निकालो तो into 100/686 लगभग 45 के आसपास आएगी 44.86%। इसका मतलब 50% से भी कम एनर्जी एटीपी के रूप में हमें प्राप्त होती है और उसको प्राप्त होती है बाकी सारी हीट के रूप में मिलती है। तो ये है फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी 42.5% या लेस देन 45। तो आपसे पूछ सकता है कितने परसेंट एनर्जी होती है 50% से कम जो एटीपी में कन्वर्ट होती है। ये वाली आप अब एनारोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा फर्मेंटेशन। वैसे तो देखो काफी डिफरेंस होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में और फर्मेंटेशन, लेकिन एनसीईआरटी ने वो नहीं लिखा। आप उसने कहा कि फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन। वैसे एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अब आपको याद क्या रखना है कि फर्मेंटेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ या रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। एनारोबिक में भी और फर्मेंटेशन, एनारोबिक और फर्मेंटेशन। एरोबिक भी कहां बने एनारोबिक और फर्मेंटेशन। एनसीईआरटी ने एनारोबिक वर्ड नहीं यूज किया, फर्मेंटेशन वर्ड यूज किया। इसका डिफरेंस होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक ही बात। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन दोनों में, या हम कह रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट नहीं होता। इसका मतलब ऐसा पार्शियल या इनकम्प्लीट। पहली बात। दूसरी बात, यहां पर होगा क्या, एक मॉलिक्यूल जो नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, स्टार्च, शुगर एक्सेट्रा, वो कन्वर्ट होते हैं एसिड्स में प्लस गैस में और एसिड। तो कन्वर्ट टाइप होंगे यानी कि एक सबस्ट्रेट है हमारा, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ग्लूकोज, इसका क्या होगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, क्या बनेगा ऑर्गेनिक एसिड और प्लस CO2 या खाली एसिड। तो CO2 प्लस एसिड बनेगा या केवल एसिड बनेगा। ठीक है, ये दूसरी बात समझ में आ गई। और इन द एब्सेंस ऑफ या लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन विदाउट द ETS। ये बात समझ में क्या रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट का या किसी भी कंपाउंड का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस या लेस अवेलेबिलिटी, क्योंकि एनारोबिक कंडीशन का मतलब पहले ही बताया कि ऑक्सीजन की एब्सेंस है ये तो सही है, लेकिन केवल एब्सेंस है ये सही नहीं है। दोनों कंडीशन में एनारोबिक कंडीशन है, मतलब या तो है ही नहीं वो भी एनारोबिक, या कम है जो चीजें हो तो उसमें कम। तो पहली बात इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा किसी कंपाउंड का, ऑक्सीजन की एब्सेंस या लेस अवेलेबिलिटी में होगा, मतलब एनारोबिक कंडीशन में होगा। तीसरी बात, और एसिड बनेगा उसके साथ CO2 बन भी सकती है, जब लैक्टिक एसिड बनता है उसके साथ CO2 नहीं बनती, इथाइल अल्कोहल बनता है उसके साथ CO2। इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 बनते हैं प्लांट्स में और सेल में, उसमें यीस्ट में, और लैक्टिक एसिड बनता है बैक्टीरिया में और एनिमल्स में पसंद। फर्मेंटेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एनारोबिक कंडीशन में होता है और इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, और ETS का यूज नहीं होता, और इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 बनेगा या दूसरी। अब ईस्ट में और प्लांट में दो एंजाइम्स यूज होंगे, क्योंकि जब इथाइल अल्कोहल बनेगा
तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के बनने का प्रोसेस तो सेम है, ग्लाइकोल एसिड दोनों। इसके आगे के रिएक्शन में जब इथाइल अल्कोहल बनेगा, पहले वो बनेगा एसिटाल्डिहाइड में, फिर वो कन्वर्ट होगा इथेनॉल में। लेकिन वो पायरुविक एसिड सीधे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर दो स्टेप होंगे, 1 और 2, और यहाँ पर केवल एक ही स्टेप। ये वाली बात आई तो मेरी बात सही है। अब जब ग्लाइकोलाइसिस हुई तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से बना पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड और उसके साथ में क्या बना NaDH प्लस H। अब पायरुविक एसिड का फार्मूला मैंने क्या बताया? मेरी बात सही है। अब मैं कह रहा हूं कि इससे इथेनॉल बन रहा है, क्या फार्मूला है? C2H5OH, या इससे लैक्टिक एसिड बन रहा है। लैक्टिक एसिड का फार्मूला किसी को पता? C3H6O2, उसका फार्मूला C2H5। पहले से हम काट लेंगे। C कितना? 3, H कितना? 4, O कितना? 3, इसमें C कितना? 3, H कितना? 6, O कितना? 3। इसमें आ जाओ, C कितना? H कितना? 6, O कितना? उसी का हो गया, इसी का बहुत रहा है, इतना बड़ा है सभी। अगर घर में ताकत आती है तो है, फिर थोड़ी भी मुझे पड़ोसी भी है। बात है सिंह वाली, इसका मतलब आप समझो क्या हुआ? यहाँ पर 3 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, इसका मतलब कार्बन में कोई चीज नहीं है। यहाँ H 4, यहाँ पर H 6, इसका मतलब H को चेंज आ गया। ठीक है बाजी? O में 3, O में, इसका मतलब यहाँ पर केवल आपको H जोड़ना पड़ेगा। 4 ही तो है, तो जो कुछ है सीधी बात होगी। और इस बार C कितने हैं इसका? इस पर 2 है, इसका मतलब इसमें से C निकालना पड़ेगा। सीधी बात है। अगर जो H कितने हैं? 4, वहाँ कितने हैं? H जोड़ना पड़ेगा। O कितना है? वहाँ कितना है? अगर मैं इसमें से CO2 निकाल दूं तो क्या दोनों बैलेंस हो गए क्या? कैसे? अब सबसे पहले मैं क्या बनाऊं? लैक्टिक एसिड। अब देखो, अब इस लैक्टिक एसिड के बनने से क्या चेंज हुआ मेरा? हाइड्रोजन जुड़ेंगे, है ना? जुड़ेंगे ना, और कहीं ना कहीं तो आएंगे कौन देगा? तो जो NaDH2 था, मैंने H2 लिख रहा हूं, उसमें से 2H निकल गए, इसके साथ जुड़ गए, बन गया क्या? तो दिक्कत है, इसमें सेम हो गया। तो अब एंजाइम का नाम ऊपर रखो, क्या बना? क्या बना? तो भैया लैक्टिक एसिड में लैक्टिक एसिड ना लिखो, लैक्टेट लिखो, किसी को आपत्ति नहीं। अब इसने करा क्या एंजाइम को? हाइड्रोजन निकाल अपने से निकाल एंजाइम में NaDH कहा था निकाल, इसके हाथ में क्या है? मेरा क्या NaDH के पास से निकाल दिए, इसकी मर्जी है, कोई निकाल देगी। मैंने तो निकला रहा, जबरदस्त निकला इससे, तो क्या हो गया? तो हाइड्रोजन निकालना है, बैलेंस हो गया ना, और बना क्या रहा है? अब इतना मत करो, अभी बिल्कुल हल्का हो जाए, ऐसा नहीं होता। इतना तो याद रखना पड़ेगा कि लैक्टेट डिहाइड्रोजन में लैक्टिक एसिड बन रहा है, वो हाइड्रोजनेशन कर रहा है।
चीजें आसान की जा सकती है, बिल्कुल फिर नहीं कर सकती। हमें निकालना तो निकाल दो उसमें, और कैसे करें उसे निकाल कैसे जोड़ दिए नॉर्मली कंपाउंड में से निकाल यार, इतना तो याद रखना पड़ेगा, मुझे लगता है वो भाई इतना तो हमें याद रखना पड़ेगा कि लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का नाम है अंदर। भाई आसान की जा सकती चीज है, फिर नहीं कर सकती है, याद रखना। स्टडी का कोई भी कितना बड़ा फीचर हो वो आपको किसी, जैसा मैंने ये इसको अलग तरीके से समझा रहा हूँ तो मैं इसको आसान करने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं इसको कहूँगी आपको मैं एक बार बनाऊंगा क्या टीचर पर मेरे अवगत हो गया, ऐसे नहीं होता, आपको सरल दिया। अब इसका पायरुविक एसिड से अब पहले क्या बनाऊंगा मैं, एसिड से क्या बनाऊंगा, बात समझ आ रही है आप सबको। अगर मैं पायरुविक एसिड में से CO2 निकाल दूं तो जो कंपाउंड बनेगा उसका फार्मूला क्या बनेगा, नहीं कैसे बताओ, कितने कार्बन, भाई सी पहले मैं इसको कैसे लिखा C3 में से एक कार्बन निकल गया, क्या होगा C2, ठीक बात। अब H निकला कोई नहीं तो H के 4 ही रहेगा, H तो निकला ना, और O क्या निकला O2, तो यहाँ पे बचा तो C2H4O बचा। लिखते कैसे ऐसे, इसका फार्मूला होता है CH3CH, ये दोनों सेम है, CO2 निकाल के क्या बन गया CH3CH, और ये क्या होता है एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड से हमें बनाना है इथेनॉल। अब इसमें कितने कार्बन है, उसमें कितने हैं, बैलेंस है, इसका मतलब कार्बन में 6 नहीं बने। हाइड्रोजन कितने हैं 4, उसमें कितने 6, इसका मतलब हाइड्रोजन मतलब चेंज करना है, वो कितना है 1, तो उसका मतलब मैं अगर इसमें 2H+ दे दूं तो क्या ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कौन देगा, वही करवानी हमसे ये देगा मुझे NaBH+H या इसने क्या बन गया। अब एंजाइम का नाम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, इसके लिए तो हाँ वही बात है, वही आप समझो बात है। इसका मतलब मैं अगर ये लिखूं देख भैया कि पायरुविक एसिड कन्वर्ट्स इनटू लैक्टिक एसिड, किससे, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज से, तो बात सही है। अब इसका अंदर नाम होना चाहिए मुझे ना, एंजाइम का नाम इसका होना चाहिए। अब इसका नाम क्या होना चाहिए, पायरुविक एसिड या पायरुवेट, क्योंकि पायरुवेट में क्रिया होगी। अब क्या निकला है, क्या निकला इससे, तो डिकार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज या पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज, ठीक है भैया, ठीक सी बात। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, पहले एसिटाल्डिहाइड, किससे, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज से, ठीक है, और इससे अल्कोहल बनेगा, इथाइल अल्कोहल बनेगा या इथेनॉल बनेगा, इथाइल अल्कोहल, इससे क्वेश्चन कहां से पूछता है, तीनों को लिख देगा साइड में, इसके बराबर या पायरुविक एसिड लिख देगा या एसिटाल्डिहाइड लिख देगा, जिसमें जो एंजाइम काम कर रहा है मैच हो गया। बात आ गई। इसका मतलब हमने क्या सीखा कि पायरुविक एसिड से लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज NADH से हाइड्रोजन निकलवाएगा और उससे कहेगा जोड़ भैया, और जुड़ के क्या बना, लैक्टिक। दूसरे स्टेप में पायरुविक एसिड से कौन क्या कहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड निकाल, कौन कहेगा पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज और डिकार्बोक्सिलेज, और उसके बाद फिर हाइड्रोजन वाले से कहेगा निकाल और जोड़। अब एक बात समझो, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो वहां पर क्वेश्चन पूछेगा, क्या ईस्ट में और प्लांट सेल क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2, ठीक है, CO2 प्लस, ठीक है।
Q1 ही ये भी समझ लो बात को। आज आपको ये भी समझ में आज तक रिएक्शन पड़ी C6H12O6 gives 2C2H5OH plus 2CO2, ये तो पढ़ते आ रहे हो। क्यों निकली ये तो समझ लो, क्यों निकली बनाने के लिए उसको निकालो कंपल्सरी, तो निकलेगा नहीं वो, तो इसका फार्मूला बन जाएगा। बस दूसरी बात, ईस्ट में और प्लांट सेल में अल्कोहल प्लस CO2 बनेगा, बैक्टीरिया में और मसल सेल्स ये एनिमल्स में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, लेकिन लैक्टिक एसिड के साथ CO2 नहीं निकलेगा। दूसरी बात, एनारोबिक रेस्पिरेशन में मतलब फर्मेंटेशन की बात कर रहा, हाइड्रोजन डोनर PGL होता है। हाइड्रोजन डोनर कौन है, PGL, ट्रायोस फास्फेट ग्लिसरॉल ट्रिफॉस्फेट PGL। हाइड्रोजन डोनर कौन है, PGL। और एक्सेप्टर कौन है, एसिटिलिन। ये ग्लाइकोलाइसिस के एनालिसिस के यूज करे थे, कहीं तो बने होंगे वो, इसी स्टेप में बने होंगे, नहीं बने होंगे, तो मैं कह रहा हूं PGL से बनने को दिक्कत आ इसमें। ये देख लो रिएक्शन है PGL वाली, ट्रायोस फास्फेट जब ग्लिसरॉल ट्रिफॉस्फेट PGL कन्वर्ट होता 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, NADH बन रहा है ना, तो वही वाला यूज हुआ। अब आपको ये भी याद रखना है यूज कौन सा हुआ है, उसका बन गया इसी को क्या करेगा, वो ये कहना चाह रहा है कि ये वाला NADH यूज हुआ है, जो ऊपर बना था एक ही जगह तो बना हुआ है, इसमें दो जगह बना, एक ही जगह बना, वही यूज हो गया। मैंने तो डायरेक्टली कहा था ना। अब मैंने कहा वो स्टेप में कौन सा बना वो बताया हूं, तो हाइड्रोजन देने वाला कौन है, NADH देने वाला कौन है, PGL, लेने वाला कौन है, सिलेंडर। वो पूछेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में हाइड्रोजन डोनर इनमें से कौन सा, PGL, लेने वाला कौन सा, ये वाली आती है बात। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक इंटरमीडिएट ऑफ केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन देता है और दूसरा इंटरमीडिएट हाइड्रोजन देता है। इंटरमीडिएट रिएक्शन में एल्डिहाइड भाई, इसने इंटरमीडिएट कंपाउंड निकाला, तो ये भी इंटरमीडिएट कंपाउंड है एल्डिहाइड। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट ना है, बीच में बन रहा, वो कह रहा है कि हाइड्रोजन देने वाला भी इंटरमीडिएट और लेने वाला भी इंटरमीडिएट, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन देने वाला तो सेम रहता है, लेने वाला चेंज हो गया है और वो बाहरी रखती है। कौन आया बाहर से, ऑक्सीजन। तो वहां पर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फाइनल ये जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है वो कौन है, ऑक्सीजन है। और एनसीईआरटी ने एक और लिखी कि ऑक्सीजन यूज नहीं होती बहुत ज्यादा रेस्पिरेशन में, लेकिन उस पूरे होल प्रोसेस को डिराइव करती है। डिराइव क्यों करती है कि लास्ट में जब पीटीएस से CuB से ऑक्सीजन को दिए गए इलेक्ट्रॉन, अगर ऑक्सीजन ना होती तो उसे देता कौन, अगर देता नहीं तो ETS चलता कैसे और वाटर बनता कैसे, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो एक्सप्रेस भी कैसे देगा। का मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हाइड्रोजन लेने वाला बाहरी है, रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है, रिएक्शन में नहीं बनता, कहां से आया, बाहर से आया। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में देने वाला भी रिएक्शन में बनता है और लेने वाला भी बनता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में देने वाला तो बनता है रिएक्शन के बीच में इंटरमीडिएट में, लेकिन लेने वाला बाहर से आता है, वो कौन है, ऑक्सीजन। चारों बात समझ आ रही है जी। अब ये बताओ एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्रोटॉन डोनर कौन है और इलेक्ट्रॉन डोनर,
PgN प्रोटॉन भी तो ये है, वो H देते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन में तो अंदर थोड़ी है। अरे हाइड्रोजन का मतलब क्या है, H++ P तो है, क्या करें इसको। अब एक बात मैं बता दूं कि अब एनसीईआरटी ने लास्ट में 3 अंतर लिखे जो मैंने पहले पढ़ा चुका कि फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 मेन अंतर बताए। ग्लूकोज फर्मेंटेशन में पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट। पहली बात तो नहीं। दूसरी बात, फर्मेंटेशन में 2 एटीपी का नेट गेन होता है, जबकि वहां 36 और 38 का होता है। तो पूछे कि प्लांट्स में कितना होता है, 36 कहा था 36 वाला प्लांट 38 वाला था, तो बैटरी के अलावा बताया इसके बाद होता ही है 38। उसके अलावा हम बताए थे कौन से ऑर्गन में था 38 वाला सिस्टम टोटल किडनी और हार्ट हार्ट में था तो उसमें हार्ट किडनी ब्रेन में 36 वाला था। और किसमें था 36 वाला, मसल सेल में था, मसल सेल तो 36 ब्रेन मसल सेल और प्लांट इधर 38 वाला कौन सा है, हार्ट लीवर किडनी और हार्ट लीवर किडनी HLK-B क्या है 38 और BMP क्या है, B का मतलब ब्रेन है आपका, B का मतलब ब्रेन है। आगे बढ़ो, यहाँ तो बात ठीक है, समझ में आ गई बात। तीसरी बात कहा उसने कि NADH NAD+ में क्या हुआ, रिड्यूस ऑक्सीडाइज, NADH प्लस H प्लस NAD+ जब बनाएगा तो क्या हो रहा है, NADH plus H plus is oxidized to NAD+, rather slowly, फर्मेंटेशन में धीमे धीमे होगा, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में विगोरस। इसका आंसर है ये वाली बात आ गई है। अब तो लास्ट टॉपिक है आरबी के 5 मिनट खत्म हो गया। आरबी का मतलब है कि कितनी CO2 रेस्पिरेशन में इवॉल्व हुई, वॉल्यूम ऑफ CO2, और कितनी O2 उसमें यूज हुई। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व एंड वॉल्यूम ऑफ O2 यूज, उसका रेशो क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन या रेस्पिरेटरी रेशो भी बोलते हैं। आप समझना। दूसरी बात, वैल्यू ऑफ RQ डिपेंड्स ऑन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तीसरी बात, जब कार्बोहाइड्रेट होगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट तो RQ होगा यूनिटी, मतलब मोस्ट प्रिफर्ड कौन सा है, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 gives 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ये आप इनटू 6H2O प्लस CO2 कितनी बनी 6, O2 कितनी यूज हुई 6। दूसरी बात, जब प्रोटीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा तो पहले प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटेगा और तब यूज होगा। दूसरी बात, जब अमीनो एसिड या प्रोटीन, तो याद रख सकता हूं मैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा तो RQ लेस देन 1 होगा, वो 0.9 होगा। लेकिन जब फैट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा तो क्या में टूटेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में फैटी एसिड यूज होंगे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में, तब RQ फिर लेस देन 1 होगा, लेकिन 0.7 के आसपास होगा। अब उसकी वजह क्या है, मैंने कहा कि ये अमीनो एसिड में टूटते तब इसका फार्मूला क्या है, RCNH2COOH, और यहाँ पर बना H, और मैं यहाँ पर भी H लिख दूँ, इसका फार्मूला है ग्लाइसिन।
सबसे सिंपलेस्ट कौन सा था? ग्लाइसिन, हिलसिन, और सबसे कॉम्प्लेक्स होता है। अब इसको देखो, मैं किसी को एक पर्टिकुलर अमीनो की बात करूँ, कितने कार्बन से बनी है? आप देखो H कितने? 1 2 3 4, कौन सा था? 2 3 4 5 हो गए। अब देखो और क्या बचा? ऑक्सीजन कितनी है? 2 है ना? तो यूज नहीं करेंगे, नहीं मतलब यूज तो हमें केवल कार्बन और ऑक्सीजन देंगे ना, एक्चुअली ना लिखो बिल्कुल की बात करेंगे वन। अब देखो, इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है बहुत अंतर नहीं है, कम है, लगभग बराबर है, सेम है। किसी और थोड़ा कम पड़ तो जाएगा, यहाँ पर NH ज़्यादा लग गया, एक C ज़्यादा हो गया, एसिडिक वाले तो थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं आएगा। लेकिन अब देखो इसमें एग्जाम्पल देता है ट्राई पालमेटिक है ना, उसका पावर देखो 2 इंटू C 50 H, वो बहुत कम होगा। अब देखो कार्बन में और ऑक्सीजन में अंतर बहुत ज़्यादा है। फैट में, फैटी एसिड्स में, लिपिड टाइप के मॉलिक्यूल्स में अगर हम कार्बन से कंपेयर करें ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन का रेशियो कार्बन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। किसी कंपाउंड में जितना कम ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए इसको 145 O2 चाहिए, लेकिन बनेंगे कितने? 102 CO2। तो अब रेशियो कितना आएगा? 102/145, कितना आएगा? 0.7। ठीक है, हाँ क्या चक्कर दीजिए, आज स्टार्ट करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड सर जो ये ब्रेड बनाने में फर्मेंटेशन होती है इसमें, ब्रेड वगैरह, हाँ सर उसमें अल्कोहल तो बनती थी ब्रेड घंटी की उम्र क्या नहीं बनी, घंटी की नहीं। आप ब्रेड खाओ, अगर बोलेंगे आपको घंटी घंटी, सिंपल ब्रेड खाओ, क्या कुछ लगाए घंटी घंटी लगे। 13% पर जब ईस्ट पहुंच जाती है तो मर जाता है मैक्स, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। अब ये डिपेंड करता है कितने समय तक करा आपने फर्मेंटेशन, आपने थोड़ा सा फर्मेंटेशन को बंद करा दिया, यूज कर दिया उसे, तो वो कम बना। आप समझो, थोड़ा सा एग्जाम्पल करो, आप एक कटोरी में आटा भर लें, धूप में, थोड़ी देर बाद देखोगे वो हल्का सा पफी हो जाएगा, 2 घंटे बाद वो पफी हो जाएगा, फर्मेंटेशन और ज्यादा होगा। जब ये हरा आप बोले तो फर्मेंटेशन हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसमें होता है। अब आप केक में बात करूं, बिस्किट में बात करूं, रस में बात करूं, और बहुत सारे जितनी भी चीजें आप खा रहे हो जो मीठी भी लग रही है, बनी है हमारे साथ, तो उसमें चीनी अलग से डाली जाती है, ब्रेड में डलती चीनी। ब्रेड में सिंपल आटे का जो मैदा था उसको फर्मेंटेशन करा के उसको सेक दिया हल्का सा, क्या करा गया, हल्का सा बेबी को करा गया सर। लेकिन अगर उसमें चीनी डाल दी जाती साथ में तो वो इतनी खट्टी लगती है, लेकिन ब्रेड नहीं आती। केक क्या है? ब्रेड जैसी तो है, क्या है? मीठा डला हुआ, जितने ज़्यादा मीठा डलेगा उतना बढ़ जाएगा। कड़वाहट कम करने के लिए चॉकलेट के जो बिस्किट आते हैं, जो प्योर चॉकलेट टाइप के होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा चॉकलेट प्योर तो कोई नहीं होता, शुगर तो ज़्यादा उनमें नहीं होती, और उसमें कम होती है। तो सिंपल चॉकलेट का आप 5 स्टार मिलता है ज़्यादा है, तो डार्क चॉकलेट आती है उसमें थोड़ा कम है, चीनी उसमें भी है, बस उसके कंपेरिजन में अमाउंट कम है, इसलिए बड़ी लग रही है। चॉकलेट की फर्मेंटेशन बात एग्जाम्पल बताया कि उसको मीठा डाल दिया तो उसकी कड़वाहट कम हो गई। डार्क चॉकलेट में क्या अंतर है? चॉकलेट ज्यादा है, मीठा कम है, तो उसको हल्की सी कड़वाहट दे दी आपको, टेस्ट चेंज है ना उसके। ऐसी ब्रेड की बात, ब्रेड का आप मीठा डाल दो वो भी खट्टी खट्टी बन जाएगी, लेकिन आप चीजें छोड़ो, आप 2 दिन का आटा रख के फर्मेंट कर आटा बना कर रोटी बना खाओ, रोटी जल्दी से खट्टी लगती है।
क्यों लग रही है इसमें? आपने आटा ताजा मार के रोटी बनाई, उसका लग रही है फर्मेंटेशन हुआ ही नहीं, रोटी उससे पहले बन गई। लेकिन जब फर्मेंटेशन होने के बाद आपने रोटी बनाई वो तो बन चुका। चला भैया। अब है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इस चैप्टर में हमें पहले ग्रोथ पढ़नी, फिर डिफरेंशिएशन पढ़ना, फिर डेवलपमेंट पढ़ना, उसके बाद उसके फैक्टर समझो। पहले पेज पे एनसीईआरटी में क्या कहा? एक सीड जिसके अंदर क्या होगा? एम्ब्रियो, जायगोट या एम्ब्रियो। अभी अब आपने इसको मट्टी में डाला, सॉइल में डाला, पानी डाल दिया, जर्मिनेशन करने के बाद पहली बार छोटा सा प्लांट होने का क्या बोलते हैं? सीड। सबसे छोटा प्लांट, बिल्कुल बहुत ना के बराबर उसमें लीफ, हल्का सा छोटा सा स्टेम, बहुत छोटी सी लीफ, आप खाली ऐसी डालो, उसमें एक दूसरी बाजू जगह हो जाएगा, उसको खा लो। वो क्या है? सीड। बिल्कुल छोटी सी मूर्ति भी होगी, एक तो लीफ वाली होगी छोटी, बस हल्का सा। अब इसके बाद आएगा यंग प्लांट। फिर उससे बना मैच्योर। अगर ट्री की बात करें 2-3-4 साल में वो काफी चौड़ा हो गया, काफी बड़ा हो गया, मैच्योर। अब अगर वो फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्लावरिंग करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, और फिर वापस वो सीड बनाएगा। अब समझो बात, यहाँ पर जो 2 प्रोसेस यूज हो रहे हैं वो है जिससे बन रहा है ग्रोथ और डिफरेंशिएशन। ग्रोथ के लिए मैं लिख रहा हूँ सेल। एक बार याद रखना पूरे चैप्टर में, जहां भी ग्रोथ होगी वहां सेल डिवीजन होगी। इसका मतलब सेल डिवीजन ही मेन कॉज है ग्रोथ का। बात अलग है, जब ग्रोथ होगी तो सेल बनने के बाद उसमें इलॉन्गेशन होगा, मैच्योरेशन होगा, लेकिन पहले तो सेल डिवाइड होकर बनेंगी तभी तो बढ़ेगी। छोटा सा प्लांट तो उतना बड़ा कैसे होगा कि लगातार उसमें सेल डिवाइड होकर बन रही है, नई सेल जुड़ रही है। बात अलग है, पहले सेल की वजह से वो आगे बढ़े। तो यहाँ पर भी सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन मतलब यानी ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर भी ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। अब किसी भी प्लांट सिस्टम में 2 तरह का सिस्टम होता है। मैंने अगर नेचुरल प्लांट की बात करूं तो एक रूट सिस्टम और एक शूट सिस्टम। अब आपको उसके लिए ध्यान रखना है, इन दोनों में रूट एंड शूट इस तरह से ये प्लांट के मेन पार्ट, रूट और स्टेम प्लांट के मेन पार्ट है। और आपको एक बात और याद रखनी है कि रूट और शूट स्टेम जब तक प्लांट जिंदा है तब तक रूट और स्टेम इनडिटरमिनेट ग्रोथ शुरू हो, मतलब लगातार डिवाइड होकर नई सेल बना। लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा लीफ, फ्लावर, फ्रूट एक्सेट्रा डिटरमिनेट ग्रोथ, अर्थात एक समय तक बढ़ेंगे। जब उनका डायमेंशन जितना होना था वो बढ़ गया, उसके बाद उनकी मेरिस्टेम की एक्टिविटी सीज हो जाएगी, और सीज होने के बाद वो आगे बढ़ेंगे नहीं, और कुछ समय बाद वो शेड होंगे। आप एक सोचो, जब एक प्लांट आपने बोया, उसमें एक नई लीफ बनी, स्टेम बना, रूट बनी, क्या जो पहली रूट लीव्स उसके अंदर आई थी वो आज भी है प्लांट में? जो पहली बार फ्लावरिंग हुई उसमें, क्या वो आज भी
उसको जो फ्रूट बनते हैं क्या वो आज भी लगे हुए हैं? लेकिन पहले दिन से जब रूट और शूट बनी, उसमें रूट और स्टेम बना, वो आज भी। अगर किसी प्लांट की उम्र 2000 साल है तो उसका स्टेम और रूट 2000 साल है। क्यों? उनमें मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, वो लगातार ग्रोथ करके नई सेल जोड़ते हैं। और उन्होंने इवोल्यूशन के दौरान अपने मेरिस्टेम को उतने ही सालों के लिए एक्टिव कर लिया है जितने साल का उनका लाइफ स्टाइल। पीपल 2500 साल, डैनियल 500-600 साल। तो जब तक वो जिएगा, जब तक मेरिस्टेम उसमें ग्रोथ करता है, इसमें रूट में और शूट, सॉरी रूट में स्टेम में, शूट में नहीं, शूट में तो पूरा लीफ भी उसमें सब कुछ। लेकिन हर साल लीफ नहीं आई रेसिडुअस में, आगे नहीं आई। अगर लीफ में भी लीफ गिरती है, पता लगा कि 100 लीफ गिरेंगी, उससे पहले 100 बन जाएंगी, तो आपको पता ही चल नहीं गिर गई, आपको उस पूरे साल से हरेगा दिखा। ऐसा नहीं कि उसको नहीं गिरती, गिरती उसमें भी है, क्योंकि लीफ का, फ्रूट का, फ्लावर का एक स्पेसिफिक लाइफ स्टाइल, उसके बाद शेड होनी होती है। आप देखो फ्लावर है, उसके बाद मुर्गा तो मिलता है, गिरता नहीं गिरता, ऐसे फ्रूट का बनने के बाद गिरेगा जो। इतना हो सकता है कि कोई प्लांट का फ्लावर 2 दिन में गिरे, 4 दिन में गिरे, 10 दिन में गिरे, तो कोई 15 दिन में गिरेगा, लेकिन गिरेगा जरूर। आता नहीं समझ में, आगे बढ़ो। तो अब हमें क्या समझ आया कि 2 प्रोसेस है, सेल डिवीजन यानी ग्रोथ और दूसरा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से और सेल डिवीजन से एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, अपना जीवन चलाता है। और इन दोनों प्रोसेस को हम कलेक्टिवली बोलते हैं डम। वैसे तो डिफरेंशिएशन मैं आपको बता रहा हूं, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? ये मेरिस्टेम की सेल्स थी, क्या करेगी? सेल डिवीजन, बहुत सारी सेल्स बनाएगी, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बनाएगी। अब जब प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ होगी तो यही सेल एपिडर्मिस बना लेगी, यही सेल कॉर्टेक्स बना लेगी, यही एंडोडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकल, फिर सभी। ये जो बाहर वाली सेल है एपिडर्मिस बनाएगी, ये वाली पार्ट सेल जो है वो स्टील बनाएंगी, वैस्कुलर बंडल, एंडोडर्मिस सेल का सारा हिस्सा, और जो दोनों के बीच का है वो बनाएगी ग्राउंड टिश्यू। बता तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? समान प्रकार की सेल से अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेल टिश्यू ऑर्गन्स का बनना डिफरेंशिएशन, या वो सारे प्रोसेस जिसके द्वारा समान प्रकार की अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक टाइप की सेल्स मैच्योर सेल्स में मॉडिफाइड हो जाती है, डिफरेंशिएशन। छोटा सा कि जब जाइलम का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या करेंगी? उसके अंदर अंदर का प्रोटोप्लाज्म मरने लगेगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गया। क्या है डिफरेंशिएशन? एंडोडर्मिस की सेल बननी है, वो अपने ऊपर डिपॉजिट करने लगी सुबह में, वरना तो पहले तो सारी सेल एक जैसी थी, अब उसकी सेल में अंतर है। क्यों? वो डिफरेंशिएट हुई है। डिफरेंशिएट का मतलब क्या है कि आप दो तरह से समझो, समान प्रकार की सेल से अलग अलग प्रकार की सेल्स का बनना, लेकिन इससे भी अच्छा समझने का तरीका क्या है कि वो सारे प्रोसेस जिसके द्वारा समान प्रकार की सेल अलग अलग प्रकार की सेल्स में मॉडिफाइड हुई, वो डिफरेंशिएशन। एक समय पर एक ही प्रकार की सेल से अलग अलग डिफरेंट टाइप के भिन्न भिन्न प्रकार के टिश्यूज का मॉडिफिकेशन होना डिफरेंशिएशन। ये देखो आप समझो, एपिडर्मिस सेल की क्वालिटी अलग, कॉर्टेक्स की सेल की क्वालिटी अलग, पेरिसाइकिल के अलग, एंडोडर्मिस के अलग, सब पड़ जाएगा एनाटॉमी में, जाइलम के अलग, फ्लोएम के अलग, कितने अलग, लेकिन फिर सब एक जैसे सेल है। तो वो प्रोसेस जिस
को इसमें मॉडिफाइड कराया, मॉडिफाइड कराने के लिए क्या करेंगे, कैरेक्टर्स एक्वायर करेंगे। चैनल बनना है तो क्या अपने को डिपॉजिट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट से बारी कॉक्सेल है, जब भी डिफरेंशिएशन होगा, जब भी डिफरेंशिएशन होगा वहां पर भी यही बात होगी कि कॉक्सेल बनेंगे, वो अपने पर स्वयं डिपॉजिट करेंगे, अंदर की तरफ डिपॉजिट नहीं होंगे, वो सिंपल सेल बनेगी कॉर्टेक्स की, सेकेंडरी कॉर्टेक्स की। ऐसे जब वेस्कुलर टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा जाइलम फ्लोएम के बीच में, तो वहां से जब सेल बनेगी तो कुछ जाइलम मॉडिफाइड होगी, कुछ फ्लोएम मॉडिफाइड होगी। शुरू में तो एक जैसे होंगे सारे सेल डिवाइड होते समय, लेकिन डिफरेंशिएशन से अपने आप को मॉडिफाइड किया। अब तो रूट स्टेम जीवन भर ग्रोथ करते हैं, लेकिन लीफ, फ्लावर और फ्रूट मैच्योर होते हैं, पहले ग्रो करते हैं, ग्रो करके मैच्योर होते हैं, उसके बाद सेनेसल, सेनेसल के बाद डेथ। चलिए अब एनसीईआरटी ने लिखा कि इतना पढ़ के, जब मैंने आपको बताया, इतना पढ़ने के बाद आपको समझ में आया होगा कि सीड क्या है। सीड का मतलब मैंने क्या बताया आपको, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल या मैच्योर ओव्यूल नहीं लिखा, लेकिन बताया। दूसरी बात, सीडलिंग समझ में आया होगा आपके। सीडलिंग का मतलब यंग प्लांट ग्रोन फ्रॉम सीड। यंग प्लांट जो सीड से बना है वो क्या कहलाता है, सीडलिंग। बहुत सबसे यंग प्लांट, लेकिन प्लांट लेट वर्ड से जबरदस्ती यूज हो रहा है, तो यूज नहीं हो रहा, लेकिन यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बेसिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, लेकिन है प्लांट रिप्रोडक्शन का पार्ट। और प्लांटलेट का मतलब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से छोटा सा प्लांट डेवलप होगा वो प्लांट। जब टिश्यू कल्चर पढ़ते हैं, टिश्यू कल्चर में हमने एक सेल डाली, ये बनाएंगे बहुत सारे सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक मास ऑर्गेनिज्म बोलते हैं कैलस। कुछ समय बाद ये कैलस जो है छोटे से प्लांट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, इसे बोलते हैं प्लांट। डिफरेंशिएशन करवाओ, इस प्रोसेस में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, जाइलम फ्लोएम एपिडर्मिस कॉर्टेक्स समझ में आएंगे, तो बता। अब तो ये प्लांट लेवल डायरेक्ट यूज में होता है, ये बहुत फ्रेजाइल, सोफिस्टिकेटेड, बहुत ज़्यादा कमजोर। तो इनके लिए प्रोसेस यूज किया था हार्डनिंग। हार्डनिंग मतलब इन्हें हार्ड बनाया, हार्ड बनाया मतलब पत्थर बना दिया, इन्हें जीवन के थपड़े सहन करने के लिए काबिल बनाया जाता है। मतलब ग्रीन हाउस में, ग्रीन हाउस में लगाया जाएगा, कुछ समय के लिए भाग हो जाएगा, और जब ये थोड़े से मजबूत हो जाएंगे वहाँ, मतलब ये मैच्योर होने लगेंगे वहाँ, बढ़िया अपने आप को उस एनवायरनमेंट में सेटअप कर लेंगे, और बड़े भी जाएंगे उससे तक, सीधी बात, तो करके बड़े भी तो होंगे, तब उनको सॉइल मिलेगा। क्योंकि अगर डायरेक्ट सॉइल मिलेगा ना, ये कंबाइन कंजी तो ये बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। नहीं, टिश्यू कल्चर भी हाइड्रोपोनिक्स में तो आपने प्लांट पानी में ग्रो करा है, यहाँ पर तो टिश्यू कल्चर में ग्रो कराओगे, ग्रो करा के सॉइल में फिट करोगे, लेकिन सॉइल में फिट करने से पहले हार्डनिंग प्रोसेस होगा, जिससे वो थोड़े से हार्श कंडीशन को झेलने काबिल है। तो प्लांटलेट का मतलब एक छोटा सा प्लांट का स्ट्रक्चर या प्लांट, यंग प्लांट जो किससे डेवलप हुआ है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से या वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। दूसरा मैच्योर प्लांट्स बन रहा है आपके, कि जो फुल्ली डेवलप्ड प्लांट हो गया वो मैच्योर प्लांट है। अब सर वो गन्ना वगैरह बोले कि प्लांट नहीं होते, वो तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कटिंग से, टिश्यू कल्चर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आ जाता है, लेकिन वो एक अलग चीज है और वो एक चीज है। अब एनसीईआरटी ने एक लाइन और लिखी कि यू हैव आल्सो सीन दैट ट्रीज कंटिन्यू टू इंक्रीज इन हाइट और गिल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ट्रीज समय के साथ लंबाई में बढ़ते हैं, चलो
लेकिन उन्होंने एक बार और डिटेल्स कर दी, लेकिन हाउएवर लीव्स फ्लावर फ्रूट्स ऑफ सेम प्लांट, जिस प्लांट में अब लंबाई के साथ साथ चौड़ाई में भी वृद्धि हो रही है बहुत ज्यादा, उसी प्लांट के लीव्स फ्लावर और फ्रूट्स इसकी तरह अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, लिमिटेड ग्रोथ करते हैं। उनका लिमिटेड डायमेंशन होता है, लिमिटेड साइज होता है, और उसके बाद अपीयर टू फॉल, और वो फॉल होती है उसके बाद, लीफ फ्लावर और फ्रूट फॉल भी होते हैं, लेकिन उसके बाद दो तरीके से फॉल होते हैं। देखो लिखा उसने पीरियोडिकली एंड समटाइम रिपीटेडली। पीरियोडिकली का मतलब क्या हुआ कि डेसिडुअस प्लांट जैसे नीम है, अमरूद है, ये सब डेसिडुअस प्लांट्स हैं। ये क्या काम करते हैं कि बल्क में लीफ गिराते हैं, सभी लीफ गिराते हैं, मैक्सिमम गिराते हैं। ऑटम आते ही वो अपनी लीफ गिराते हैं। अब आगे हम इसमें एग्जांपल पढ़ेंगे, हमसे अगले क्वेश्चन पूछा सिग्मोइड ग्रोथ के साथ कि क्या जो सीजनल एक्टिविटी शो करने वाले ट्रीज हैं वो कौन सा ग्रोथ कर शो करते हैं, तो वो सिग्मोइड करते हैं। फ्लावरिंग में भी सिग्मोइड करते हैं। सिग्मोइड का कैसा होता है, ये बहुत कम फेज, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और यहाँ पर कांस्टेंट स्टडी। कैसे समझे बात को, फ्लावरिंग स्टार्ट हुई, एक दो फ्लावर जरा हमारा गेंदा, पहली बात तो गेंदा फ्लावर हुई, इन्फ्लोरेसेंस नहीं, इन्फ्लोरेसेंस है एस्ट्रेसी फैमिली का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो इन्फ्लोरेसेंस है पूरा। दूसरी बात, अब उस पर एक पूरे पेड़ पर एक खिला है, दूसरे पेड़ पर एक खिला है, लेकिन आज से कम 15-20 दिन बाद एक ही पेड़ पर 8-10 फूट है। तो अब जो चल रहा है वो कैसे चल रही है, लैग फेज, ये वाली। उसके बाद जैसे 10-20-50 से जाएंगे एक साथ एक्सपोनेंशियल फेज, लॉग फेज, लैग फेज, लॉग पहले लैग फिर लॉग, लैग के पीछे होगी ना कम की। और तीसरा, फिर एक समय आने के बाद जिसमें तो 10 फ्लावर है तो 10 के 10 रहेंगे, उससे नहीं होगी, वो स्टडी स्टेट हो गई, और फिर धीमे धीमे क्या होगा, खत्म हो गया, क्योंकि सीजनल एक्टिविटी है। ऐसे ट्रीज में सुनो, ट्रीज सीजनल एक्टिविटी शो करते हैं जो खासतौर से गर्मी में पाए जाते हैं। अब जब स्प्रिंग होगा, पसंद आ गया, स्प्रिंग चल रहा है, अब जब स्प्रिंग होगा तो बहुत थोड़ी सी ग्रोथ होगी, स्टार्ट होने के बाद अब लैग फेज के बाद अब आएगा एक्सपोजर फेज। कब, जब गर्मी आएगी, होने के बाद अब क्या होगा, वो प्लांट में जो एक्टिविटीज है वो रहेंगी, और वहाँ पर रैपिड ग्रोथ होगी, और अगर फ्रूट देने वाला है तो ईल्ड भी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही ऑटम आना स्टार्ट होगा, सर्दियों से पहले, तो उसकी जो ग्रोथ थी वो कांस्टेंट हो जाएगी, और धीमे धीमे अब वो स्टैटिक हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों, अनफेवरेबल कंडीशन, ठंड में ग्रोथ और कम हो जाती है। तो बात कहां से स्टार्ट होती है कि जो लीव्स होती हैं और डेसिडुअस प्लांट्स बल्क में गिराते हैं, सारी लीव्स एक साथ गिरा देते हैं, लेकिन एवरग्रीन प्लांट्स पीरियोडिकली गिराते हैं, मतलब लगातार गिराते रहते हैं। वो 100 लीव गिरनी है तो 100 पहले बना ली, अपना अब जाओ, आपको पता चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम गिर रही है पहले बात, ऊपर से जितने आप ले रहे हो उतने दिख रही है इसमें, लेकिन डेसिडुअस में आप बता दोगे कि इसका लीव गिरी सारी, बहुत थोड़ी लगेगा। नीम में गिरती है, अमरूद में होती है, जब अमरूद पर गिरती है तो हमारे अमरूद का पेड़ था पूरे नीचे सारे अमरूद होती है, पत्ती जाती है, क्या है वो सारी सेंस होगा उसकी, गिर रहा है, कभी तो नहीं गिराएगा, मेरे लटकाया रहेगा तो क्या चलेगा। इसके बाद अब एनसीईआरटी ने एक लाइन क्वेश्चन पूछा, व्हाई डज वेजिटेटिव फेज प्रीसीड फ्लावरिंग इन अ प्लांट।
मतलब इसका मतलब क्या है, वे पूछ रहा है कि प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव फेज वेजिटेटिव फेज के बाद क्यों आती है। उसके आंसर 3 है। पहला, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का मतलब फ्लावर। फ्लावर इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गौते ने कहा कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट which show favorable adaptation for sexual reproduction. Yeah, flower is a modified shoot which is essentially meant for reproduction and production of young. Essentially meant for sexual reproduction and formation of young ones. फ्लावर बनाई किसी ने, इसका काम ये ब्यूटी नहीं है भगवान, उसका काम है नया ऑर्गेनिज्म पैदा करना। अब पहली बात, फ्लावर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्शन करेगा। और किसी भी ऑर्गेनिज्म को उठा कर देख लेना, किसी भी, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे वो एनिमल हो, कोई भी, चाहे वो प्लांट हो, कोई भी, पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म की वेजिटेटिव या सोमैटिक ग्रोथ होती है, जैसे हमारी होती है, इस उम्र में आप सोमैटिक ग्रोथ शुरू कर रहे हो। उसके बाद उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ आती है जब मैच्योर हो चुका हो। ऐसा कोई नहीं होता कि कोई पैदा हुआ झट से रिप्रोडक्शन करने लगा। वहां न्यूटोनियन पैथोजेनेसिस तो पढ़ लेते थे एमपीपीएस में हम। न्यूटनी का मतलब होता है जब लार्वा कन्वर्ट होता है एडल्ट में, तो अगर लार्वा के कैरेक्टर कुछ एडल्ट में बचे रह गए तो उसे बोलते हैं नियोटनी। पहले नियोटनी और पीडोजेनेसिस एक ही हुआ करता था, और पीडियो वर्ड किसका होता है, बच्चों के लिए। पेडियाट्रिक्स होते डॉक्टर कि बच्चों के डॉक्टर। और जब लार्वा सेक्सुअल मतलब रिप्रोडक्शन स्टार्ट करे तो उसे पीडोजेनेसिस बोलते हैं। पहले नियोटनी और पीडोजेनेसिस एक ही वर्ड हुआ करता था, लेकिन अब नियोटनी का मतलब है कि एडल्ट में लार्वल कैरेक्टर्स का रिटेंशन, और पीडोजेनेसिस का मतलब है जब लार्वा या लोअर ऑर्गेनिज्म या अनडेवलप्ड ऑर्गेनिज्म विदाउट मैच्योर हुए रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दे, पीडोजेनेसिस। एम्फीबियंस में पाई जाती है, तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि कोई ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ और फर्टिलाइजेशन पैदा हुआ और रिप्रोडक्शन करने लगे। तो किसी का लाइफ स्पैन छोटा है तो बात अलग है, और मेरे फ्लाई एक दिन रह रही है तो उसको तो करना ही पड़ेगा, पैदा होने जल्दी से बढ़ा। किसी का 15 दिन का लाइफ स्पैन है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि आज पैदा हुआ, आज पैदा होने के कल को रिप्रोडक्शन कर दूंगा मैं। तैयारी करनी पड़ती है। तो पहले रिप्रोडक्शन के से पहले क्या था, मैच्योरेशन। पहले आती है सोमैटिक या वेजिटेटिव फेज, उसके बाद क्या आएगा, मैच्योरेशन फेज, और मैच्योरेशन फेज के बाद रिप्रोडक्शन का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो शायद। तो क्या आ गया, बोलने से जल्दी आ गया, पढ़ाई जल्दी हो गया। इतना पढ़ाया मैंने, अगर तुम्हारी टीचर हिंदी क्लास है तो मालूम जाओगे, जाने वाले तो कोई नहीं पाया है। क्या समझे कि पहले वेजिटेटिव ग्रोथ होगी या सोमैटिक ग्रोथ होगी, उसके बाद वो मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद रिप्रोडक्शन होगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर लो, तो प्लांट भी तो ऑर्गेनिज्म है, इसमें ना होगा कैसा, इसमें पहले क्या होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ, फिर वो मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद फ्लावर आएंगे, रिप्रोडक्शन होगा, इसलिए अब दूसरा क्वेश्चन और पूछा कि all plant organs are made up of variety of tissues. Is there any relationship between the structure of a cell, a tissue, an organ, and the function they perform? ये क्वेश्चन कर लिया, मुझे तो घर से पढ़ के आपने बेटे को बेटे कहा था ना एक स्टार्ट हो जाएगा। लाइन बता दे कौन सी है। बोलो यस, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन एंड दिस फंक्शन। पूछो कैसे, लीफ, देखो एक एग्जांपल है। लीफ का काम है फोटोसिंथेसिस, मेन काम यही है। अरे जिंदा हो नहीं, लीफ का काम फोटोसिंथेसिस है। अब लीफ पढ़ा जाओ, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, एनाटॉमी पढ़ ली। इसके बाद ये पूरा टिश्यू मेसोफिल,
अब इसकी सेल्स है मीसोफिल सेल्स। अब मीसोफिल सेल्स में क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट में क्या है? ग्रेनुलोस कॉमन थायराइड। उसके अंदर क्या है? PS1 PS2। उसके अंदर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। तो अगर मीसोफिल सेल है तो फोटोसिंथेसिस हो पा रहा है। मीसोफिल सेल फोटोसिंथेसिस करती है, इसीलिए लीफ फोटोसिंथेसिस कर पाती है। क्यों? सेल लीफ बनी किससे? अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस और मीसोफिल सेल। तो वो कह रहा है कि मीसोफिल सेल है तो फोटोसिंथेसिस कर रही है, और जब फोटोसिंथेसिस करे तो लीफ फोटोसिंथेसिस करे। तो वो कह रहा है कि क्या सेल टिश्यू ऑर्गन के अंदर कोई संबंध है उनकी फंक्शन में? हाँ, नॉर्मली हम वही फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं जो सेल कर सकती है। अगर हमें लोकोमोशन हो रहा है तो हमारी मसल सेल में लोकोमोशन की बात है, कॉन्ट्रैक्शन करने में हम कर पा रहे हैं। हमारी सेल में रेस्पिरेशन हो रहा है इसलिए हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं। हमारी सेल में एक्सक्रीशन हो रहा है हम इसलिए एक्सक्रीशन कर रहे हैं। हमारी सेल डिवाइड होकर रिप्रोडक्शन करती है हम इसलिए रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता जो सेल ना कर सकती हो। क्यों? बॉडी में सेल तो है। अरे परफॉर्म कौन कर रहा है? सेल का ये फंक्शन। सेल को ऐसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ द लाइफ। हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर तो बनाती है, हमारे सारे फंक्शन ही सेल ही करती है। लोअर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल सारे काम करती है। हायर ऑर्गेनिज्म में हम जैसे में वही सेल ग्रुप में मिल जाती है, एक ऑर्गन टिश्यू बनाने लगती है और वो डिवीजन ऑफ लेबर कर रही है। लेकिन कर तो अल्टीमेटली सेल रही, चाहे बहुत सारे चाहे एक। इसका मतलब हाँ, सेल टिश्यू ऑर्गन के अंदर संबंध है, उनके फंक्शन में भी संबंध है। ऑर्गन टिश्यूज कोई भी पार्ट वही फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा जो सेल करेगी। सेल करती है तो हम करते हैं, सेल में जो चीज हो रही है वही हम करते हैं। ऐसी प्लांट की बात, सेल में फोटोसिंथेसिस होने की कैपेसिटी है, तभी लीफ में कैपेसिटी है। इसके बाद है कि मीसोफिल सेल्स फॉर्म मीसोफिल टिश्यू और मीसोफिल टिश्यू फॉर्म लीव्स अलोंग द एपिडर्मिस। मीसोफिल सेल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, इसीलिए ऑर्गन यानी कि लीफ क्या ऑर्गन हो गया? वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। एक और क्वेश्चन पूछा उसने, कैन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ दीस कैन बी अल्टर्ड? क्या चेंज हो सकते हैं? अल्टर्ड माने चेंज। बोलो हाँ, बोलो हाँ, हो सकते हैं। कैसे? एग्जांपल देखो। अब आगे चल सकते हैं, इस पर डिपेंड है। मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करेगी? सेल डिवीजन क्या बनाएगी? नई सेल्स। एक सेल दी माना और सेल्स बन गई। अब इसमें होगा डिफरेंशिएशन, अब बन गया पैरेंटाइमा। शुरू में सेल थी, पैरेंटाइमा बन गया। आगे बताओ इंटरसेलुलर स्पेस आसपास ही है दो जगह सबको मिला के आसपास 5 सही है। अब देखो, अब मेरिस्टेमेटिक सेल से क्या मिलेंगे? और मैच्योर सेल्स। मैच्योर सेल क्या करते हैं हमारा? ठीक बात। अब जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी, जब तो सेकेंडरी ग्रोथ होने पर ये पैरेंटाइमा सेल जिसने अपनी डिवीजन की एबिलिटी खो दी है दोबारा से, और ये क्या बन जाएगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। और इस प्रोसेस का नाम है डी डिफरेंशिएशन। ठीक बात। अब ये सेल डिवाइड होगी और क्या बनाएगी? परमानेंट टिश्यूज। और इस प्रोसेस का नाम है रीडिफरेंशिएशन। आगे बढ़ेंगे बड़ी डिटेल में। तो अब देखो कि इसका काम थोड़ी ना डिवाइड होगा, पैरेंटाइमा काम थोड़ी डिवाइड होगा, लेकिन हो ही नहीं, हो रही काम एंटर हुआ नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू द नीड। तो पूछ रहा है कि क्या इनका फंक्शन चेंज हो सकता है? और एग्जांपल दे दो। स्टैंड का काम फोटोसिंथेसिस थोड़ी है, बोलो नहीं है।
पत्ता ग्रीन स्टेम तो पड़ता ही है, उसे भी छोड़ो। फाइलोब्लेड ऑफिशिया में, यूफोर्बिया में लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। क्यों? जितनी ज्यादा लीफ, उतनी ज्यादा स्टोमेटा, उतनी ज्यादा ट्रांसपिरेशन, उतनी ज्यादा वाटर लॉस। बेचारे पानी का उसके आसपास क्या करेगा? बढ़ता क्या ना करता वो खत्म कर देगा। मुझे लीफ की कहानी खत्म कर दो, क्या करना? वो काटने कर देगा। दो फायदे हो, क्या? लीफ कम, स्टोमेटा कम, ट्रांसपिरेशन कम, वाटर लॉस कम। दूसरा कोई खा करेगा। आजा हेलो, देखा कैसे पिक्चर खाते हैं? भालो नहीं सड़क में गाय आए, भैंस आए, एलिफेंट आए, कोई गाय खाते हैं देखेगा चल रहे अच्छा चल। अब तो अब क्या करा? लीफ तो कन्वर्ट हो जाएगा स्पाइन्स में। अब फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड वाला इनका पता हूं टेंशन में रहना है ना। क्या हो जाएगा? फ्लैट लीफ लाइट फोटोसिंथेटिक नॉन ग्रीन नहीं था, अब हो गया ग्रीन। नॉन ग्रीन हो गया ग्रीन, तो क्या इसका काम चेंज नहीं हो गया? रूट फोटोसिंथेसिस थोड़ी करती है, करती है, दोनों करती है। कीनोस्पोरा, ट्रापा, सिंगारा और कीनोस्पोरा गिलोए रूट्स फोटोसिंथेटिक है, तो काम थोड़ी है। लेकिन चेंज हो सकता है, अलग अलग पूरे वर्ल्ड किंगडम में, प्लांट किंगडम में दुनिया भर की चीजें हैं, तो क्या उनका फंक्शन चेंज नहीं होगा? क्या लीफ का काम स्पाइन्स बनना है, प्रोटेक्शन करना? प्रोटेक्शन कर रही है, स्टोमेटा का लॉस भी कम कर दिया, वो भी कम कर दिया। वो जो इंसेक्ट वगैरह खा लेते हैं, हां तो काम फोटोसिंथेसिस करेगा। ड्यूल फंक्शन परफॉर्म करती है। They are photosynthetic plants, but growing nitrogen deficient soil. So to fulfill the nitrogen deficiency, they catch the insects and digest and use their nitrogen. डाइजेस्ट करने के बाद जो बचा है बात नहीं, उसे करना क्या है? जो चीज जरूरत है मिल गया सर। हम लोग ये करते हैं, जो चीज काम की खा ली उसके बाद निकाल ली, और कर क्या रहे? थोड़ा खराब है, समझ में आई बात इसकी। अभी कैसे करनी है? स्टॉप